में पिछले 7-8 महीनों से पोस्टेड होने के दौरान भी बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आए और जिनमें ये बात आई है कि हमारी पॉलिसी का जो क्रियान्वयन है उसको नहीं होने के पीछे कहीं ना कहीं संवेदनशीलता है। बार बार ये वाली बात उठती है कि जब इन पॉलिसी को, इन योजनाओं को जब हम किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी ऐसे संवेदनशील संस्थान के माध्यम से जब हम उसको लागू करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वही जब मैकेनिकल हम किसी कार्यपालिका के माध्यम से, उनके माध्यम से जब हम इसका क्रियान्वयन करते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट जीरो आता है। एक पेस एक्ट की बात कर लें, छोटी छोटी बात करूँगा। पेस एक्ट का बड़ा प्रावधान किया गया। जब इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उसमें ये बात कही गई कि जैसे ही हम आज़ादी का सूर्योदय देखेंगे सबसे पहले हम इस देश से जमींदारी प्रथा को हटा देंगे। वैसा हमने किया। 1950 के बाद हम आज़ाद हुए और हमने जमींदारी उन्मूलन प्रथा के संबंध में कानून लाया और उसको हटाने के बाद सारे जो देश में लोग थे जिनकी ज़मीनें थी वो ज़मीनें उनको मिली, जमींदारों से वो ज़मीनें लेके किसान। लेकिन 1868 का जो फॉरेस्ट एक्ट था, जो अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्र के लिए बनाया था कि कहीं ना कहीं वो जनजाति को उसके जल जंगल जमीन से अलग करना चाहते थे और उन्होंने उस एक्ट में ऐसे प्रावधान किए थे कि आप वहाँ की घास भी काटना है तो फॉरेस्ट से आपका अनुमति। क्या आज़ादी की उस लड़ाई के समय क्या ये संकल्प नहीं था कि जनजातीय क्षेत्र में जो केवल वन में निवास करता है, जिसका पूरा जीवन वनों पर निर्भर है, उस फॉरेस्ट एक्ट पे भी हमको उस समय संशोधन करना? क्या उस पूरे फॉरेस्ट एक्ट को नहीं हटाना था हमको? आज हम बात करते हैं कि दिल्ली का तापमान भैया 48 से 41 के बीच में पहुंच रहा है और 55 पहुंचेगा तो शायद दिल्ली पूरी जल उठेगी। तो हमको जंगल डबल करना है। तो जंगल डबल करने के लिए हम सारी योजनाएं ला रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की योजनाएं सारी ला रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं कहीं धरा कर। आप एक वन क्षेत्र में, फॉरेस्ट विलेज में एक छोटे से चले जाए, छोटी सी झोपड़ी बना के एक बड़े जंगल के बीच में व्यक्ति रहता है, उसके घर में आप खटखटाओगे तो बोलेगा आओ, और अंदर काहे में उठा लेगा आपको एक छोटी सी खिड़की। उसके घर में सोफा सेट नहीं, उसके घर में कोई ऐसा फर्नीचर नहीं है, क्योंकि वो जंगल के बीच में रह रहा है। वो चाहे तो सागौन काट के उतना फर्नीचर बना सकता है कि जितना हमारे पूरे शहर में, लेकिन वो उसका सीमित उपयोग करने का, वो वन के साथ परस्पर रूप से रहना जानता है, वो उसका रहने का तरीका अलग है। आज हम बात करते हैं हमारी जनमन योजना है, ठीक है, बहुत अच्छी योजना है, हम मकान बना के दें। आज भी आप किसी भी क्षेत्र में जनमन योजना के जितने भी ग्राम हमने देखे, हमने ये देखा कि सामने एक पक्का कंक्रीट का मकान बना, लेकिन उसके पीछे उसका वो कच्चा घास फूस का मकान हुआ है। हर जगह आप देखें। क्यों? क्योंकि उसका रहने का तरीका ही वो ऐसा नहीं रहता कि यहाँ आपका डाइनिंग रूम है, यहाँ आपका बेडरूम है, वहाँ उसका किचन। वो तो कहता है मैं यहाँ रोटी बना रहा हूँ, मैं यहीं बैठूंगा, मेरी गाय भी यहाँ से दिखना चाहिए, मेरी बकरी भी मुझे यहाँ से। वो सब चीज़ों को एक साथ ले, वो उसको एक परिवार की तरह है, उसका रहने का तरीका। तो कहीं ना कहीं जब ये योजना बनाई तो कहीं ना कहीं हमारी संवेदनशीलता में करनी थी कि हमको उस पर जैसा आवाज़, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो मकान बनाने के तरीके, हमने उसमें परिवर्तन नहीं किया। भाई उसको पैसा दो, उसको जैसा मकान बनाना वो बना। हम कौन होते हैं उसका स्ट्रक्चर। अभी बीच में हमारे अध्यक्ष जी ने सिकल सेल की बात की, कई तरह की बीमारी और कुपोषण की बात की। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 35-40 साल से हमने एक योजना चलाई अनाज दे। हम 25 किलो 30 किलो अनाज जनजातीय क्षेत्र में दे रहे हैं, और अनाज क्या दे रहे हैं? गेहूँ और धान। जबकि उसका भोजन क्या होता था जनजातीय समाज का? मिलेट। आज हम उसको सुपर फूड बना के मिलेट को अब हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी है, वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो। अब उसको फिर पुनः हम यहाँ से मिलेट तैयार करवा रहे हैं और फिर उसको मिलेट। तो कहीं ना कहीं योजना बनाने में, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन योजना बनाने में कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की बात आई, संवेदनशीलता हमारे बीच। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, बहुत ठीक है, बहुत बाद में आया, 2004 में बना, बाद में उसके नियम बने, कानून बने। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर हम छोटी सी बात करते हैं, मैं जज होने के नाते, फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला कि भाई ये 5 एकड़ जमीन है मेरी, इस पर कब्जा है, आप मेरे को इसका पट्टा। नीचे एक तहसील लेवल पे समिति होती, समिति ने जांच करी, ठीक है, किसी कारण से खारिज कर। दूसरी अपील कहाँ होगी? कलेक्टर साहब ने बोला भाई नीचे की समिति ने देख ली तो मुझे अब देखने की जरूरत नहीं, खारिज। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? बस लास्ट। उस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अधिकार और हक हमेशा कौन डिसाइड करता है? न्यायालय। लेकिन यहाँ तो न्यायालय का कहीं कोई काम नहीं है, इसके आगे कोई अपील का कोई चांस ही नहीं। और ऐसे हजारों लाखों ऐसे प्रकरण हैं
जो केवल नीचे से ही खारिज कर दिया गया, उसकी ना तो दोबारा अपील हो रही ना दोबारा उसका अपील। तो जिनको जो मिलना था, जो फॉरेस्ट में उसको राइट मिलना था। अभी हम बात करते हैं कम्युनिटी राइट। उस जंगल से उसका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, उसका पूरा जीवन चल रहा है, उसको कम्युनिटी राइट मांग रहा है। वो खुद का राइट नहीं मांग रहा कि मेरे को पूरा जंगल दे दो, एक व्यक्ति को पूरा जंगल दो। वो कहता है मेरे पूरे गांव के लोगों को जंगल। आपने देखो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में केवल जनजाति समाज ऐसा है जो खुद भी गया और साथ में पूरा परिवार भी लेकर पूरा गाँव भी शहीद हुआ, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के रूप में रहता है और उसका एक लाइवलिटी ऐसा है कि कम्युनिटी के साथ करता है। आज भी हमारे क्षेत्र में जब हम गांव में जाते हैं तो जंगलों में सबके जो महुए के पेड़ ऐसा वाला है, अगर उनके महुए के पेड़ में महुए गिर रहा है तो वो बाजू वाला वो वहाँ जाकर उसका महुए नहीं उठाएगा, बोले वही ठीक है इसके गिर रहा है, जब आएगा तब इसको उठाना होगा। एक आप झाबुआ क्षेत्र में जाएंगे, एक हलमा की एक प्रथा होती है हमारे जनजाति। अगर किसी व्यक्ति के घर में उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वो हलमा का आह्वान करता है, पूरे गांव में लोगों को निमंत्रण देता है कि भाई मेरे घर में अभी कोई नहीं है, अभी आप चलो। वो सारे लोग अपना फावड़ा बिलचा और सारा सामान लेके जाएंगे, उसकी खेती को कर देंगे, उसका पूरा काम करके और वापस। तो वो एक कम्युनिटी के रूप में रहता है, उसका एक रहने का एक तरीका। लेकिन पिछले 75 सालों में कहीं ना कहीं बजट के प्रावधान और सारी चीज होने के बाद कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की कमी और हमारी संवेदनहीनता और हमारा अप्रशिक्षण, हम उसको प्रशिक्षण नहीं दे रहे, हमको उसको कुछ सिखाने की जरूरत है। हमको पैसा एक हमको समझना, उसको नहीं समझाते। वो तो पैसा एक्ट के अंतर्गत जो सारे प्रावधान है वो रहता है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, उसका एक कस्टम है, उस कस्टम के अनुसार वो रहता आ रहा है, जीता आ रहा है, उसको सब पता है और उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो उनके यहाँ जो है वो वाचिक परंपरा है, दादा ने बेटे को बताया, बेटे ने नाती को बनाया, ऐसा वाचिक परंपरा, उसको कुछ लिखने की जरूरत। आप देख लो अभी हमारे जो अमरकंटक विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा, उस पूरे क्षेत्र में ऐसी ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है कि आप सुन के आश्चर्य सकते। लेकिन वैद्यनाथ और डावर के नाम से वहाँ पे चाइना के दलाल बैठे, वहाँ से दवाइयाँ चाइना, या तो वो दवाइयाँ चाइना में मिलेगी आपको, या फिर किसी, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर आयुष का जो वहाँ से सीधी, उसका ना वो खुद उपयोग कर पा रहे हैं, ना उनको उसका पैसा मिल पा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हमने उसको नहीं सीखा। अभी हम बोलते हैं कि वो लिखता नहीं है, वो बताता नहीं, वो इसलिए नहीं बताता। कैंसर की दुर्लभ से दुर्लभ जो दवाइयाँ हैं वहाँ पर होता है, लेकिन उसको पता है कि अगर आपको उनने बताया तो आप तो ग्लोबलाइजेशन वाले लोग, आप तो बोलेंगे यार इसका तो दवाई का अमेरिका में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, इसका तो ब्रिटेन में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, और आप उस पूरी दवाई को वहाँ से हमेशा के लिए समाप्त कर। वो तो दवाई जिस दिन लेने जाता है उसके एक दिन पहले जाके पूजा करता है और उतनी निकालता है जितनी वो जीवित रहे, और किसी को नहीं बताता, लाता और सामने वाले को देता, भैया ये है, इसका उपयोग करो, आप ठीक। तो कहीं ना कहीं हमको उसको समझना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, और हमको नियमित रूप से एक प्रशिक्षण की आवश्यकता, तभी हम उस क्षेत्र में काम करें। उससे संबंधित जितने भी लीगल हमारे एस्पेक्ट है, जितने भी कानून, उन कानूनों को बारीकी से समझे। उसके संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो उन कानूनों को बनाते समय हमें संवेदनशील होना। अभी आपने बहुत नाम सुना होगा फॉस्टैग, अभी जानते हैं, अभी बात की सबसे ज़्यादा भी राष्ट्रपति जी ने, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी एक बात बड़ी संवेदनशीलता से सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा अगर जेल में लोग हैं तो जनजातीय समाज के। क्यों है? क्या चोरी के कारण है, क्या डकैती के कारण, या किसी अपराध के कारण? ये जो अलग अलग प्रकार के आपने जो ऐसे कानून बना दिए जो उनके क्षेत्र में उनकी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा के साथ एडजस्ट। हमारे झाबुआ अलीराजपुर उस क्षेत्र में आप देखो 17-18 साल में 25 साल या लड़के लड़कों ने शादी कर ली, चले यहाँ मिसिंग की रिपोर्ट लेके साथ में पोस्को लगा दिया, एक बच्चा लेके लड़की खड़ी है, उसका पति कटघरे में खड़ा है और 10 साल मैंने हम खुद उसको जेल दिया। क्यों? क्योंकि पोस्को में जमा है। उसने कोई जानबूझ के अपराध नहीं किया, उसको ये भी नहीं पता कि पोस्को है। तो क्या उस 5th शेड्यूल एरिया में क्या हम उसको एज को सीमित नहीं कर सकते थे? क्या 18 की जगह हम 16 या 15 नहीं कर सकते? जबकि 5th शेड्यूल एरिया में राज्यपाल महोदय को पूरे अधिकार है कि ऐसा कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होगा जो उनके रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को। अब जगह जगह हर जगह अगर आप हम अगर हमारे SC/ST में अगर देखें 45,000 अगर हमारी अभी तक की जो शिकायत है तो उसमें से 40,000 शिकायत केवल भूमि से संबंधित है। इसने भूमि में कब्जा कर लिया, भूमि का ये हो गया, उसने हमारी जमीन पर नाम चढ़ा दिया, ये कर दिया। इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद
तो कहीं ना कहीं जब पॉलिसी बनाई जाए तो इसके लिए एक अलग कोर्ट की व्यवस्था की जाए, या उसी कोर्ट में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई वो कोर्ट मोबाइल कोर्ट हो जाए, वो क्षेत्र में जाके वो कोर्ट लगे। फास्ट ट्रैक कोर्टों के ऐसे भूमि संबंधी कानूनों, भाई राज्य का विषय है, हर राज्य अलग से एक कोर्ट बना सकता है उसको, भाई राज्यों ने इसका प्रयास भी किया, लेकिन वो जनजातीय समाज का व्यक्ति, वकील और ये सारी चीज़ें नहीं जानता। उसके शादी ब्याह पारिवारिक फैसले भी कहाँ होते हैं, 4 पंचों के बीच में बैठ के। जिस पेश एक्ट का आप लगातार लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उस पेश एक्ट को वो हजारों साल से जीता चला है, तो उसको लिख के समझाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत हमको है कि उसका पैसा एक्ट क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसकी रूढ़ी क्या है। जब तक हम उस समाज की, उस संस्कृति, उस रूढ़ी को नहीं जानेंगे जो इस भारत देश की सनातन परंपरा की जड़ है, जब तक हम उस जड़ में नहीं जाएंगे, उसका प्रशिक्षण नहीं लेंगे, उस पर शोध नहीं करेंगे, उस पर समझेंगे। आज कई हमारे शोधार्थी कितने लोग जनजाति विषय पर करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो कभी कभी हमारे बीच में आते हैं कि सर वो वहाँ करने को तो तैयार हो, लेकिन मेरी सुरक्षा करके। अरे भाई, आप ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए आपको सुरक्षा की जरूरत है? क्या वो आपराधिक जनजाति या अपराधी है जिनके बीच में आपको शोध करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये सारी सोच पे भी हमको विचार करना पड़ेगा। मेरा केवल उद्देश्य यहाँ पे कुछ चीज़ों को सेंसिटाइज करना था, एक संवेदनशीलता को उत्पन्न करना था। बाकी विषय के